मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक सीमित देयता साझेदारी का समामेलन किस तरह से होता है और इसकी क्या प्रक्रिया है और प्रक्रिया के कितने चरण हैं का एक कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। कोई भी सीमित देयता साझेदारी अस्तित्व में तब आती है जबकि उसका समामेलन अथवा पंजीयन इस अधिनियम अर्थात 2008 के अधीन हो जाता है, तब उसको कंपनी का समामेलन हुआ माना जाता है। सीमित देयता साझेदारी के निर्माण में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को अपने प्रस्तावित संगठन को सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2000 के अधीन पंजीकृत करवाना चाहिए। अब सीमित देयता साझेदारी की इसमें भी परिभाषा दी गई है कि सीमित देयता साझेदारी से तात्पर्य किसी साझेदारी से है जिसे इस अधिनियम के अधीन बनाया एवं पंजीकृत करवाया गया हो। इस अधिनियम से मतलब क्या है? सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 से है। इसमें दो बातें समझ लेते हैं, यह एक साझेदारी है, दूसरा यह सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 के अधीन पंजीकृत एवं समामेलित संस्था है। इसलिए कोई भी साझेदारी तब सीमित देयता साझेदारी कहलाती है जबकि उसका पंजीयन इस अधिनियम के अधीन हो जाता है। अब आप देखिए इस सीमित देयता साझेदारी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है। इसके हमने क्रमबद्ध 7 चरणों में इसकी प्रक्रिया का अध्ययन किया है। तो सबसे पहला चरण है इसकी प्रक्रिया समामेलन का या पंजीयन का। समामेलन प्रलेख तैयार करना। सीमित देयता साझेदारी के पंजीयन के लिए उसे सर्वप्रथम एक समामेलन प्रलेख तैयार करना होता है। यह निर्धारित प्रारूप फॉर्म 2 में तैयार किया जाना चाहिए। इसमें निम्नांकित के संबंध में विवरण देना होगा, जिसमें निम्नांकित में क्या है? पहला है सीमित देयता साझेदारी का नाम, सीमित देयता साझेदारी का प्रस्तावित व्यवसाय, तीसरा सीमित देयता साझेदारी के पंजीकृत कार्यालय का पता, चौथा है उन व्यक्तियों का नाम एवं पता जो सीमित देयता साझेदारी के समामेलन पर उसके साझेदार बनेंगे, और पांचवा उन व्यक्तियों का नाम एवं पता जो सीमित देयता साझेदारी के समामेलन पर उसके मनोनीत साझेदार होंगे। और छठवां इसमें है प्रस्तावित सीमित देयता साझेदारी के संबंध में वे अन्य बातें जो निर्धारित की जाएंगी। ये सब फॉर्म नंबर 2 में, जो कि निर्धारित प्रारूप है, उसके अंतर्गत इन सूचनाओं को भर के एक समामेलन प्रलेख तैयार किया जाता है। ये इसका प्रथम चरण है। दूसरा चरण है इसके पंजीयन या समामेलन का अभिदाता। अभिदाता में क्या है? 2 या अधिक व्यक्ति जो लाभ उद्देश्य से किसी व्यवसाय के संचालन के लिए संगठित हुए हैं, उनका नाम समामेलन प्रलेख में लिखा जाएगा तथा उस पर उनके हस्ताक्षर कराए जाएंगे। अतः प्रस्तावित सीमित देयता साझेदारी के साझेदारों को ऐसे कम से कम 2 व्यक्तियों से सहमति प्राप्त कर समामेलन प्रलेख में उनका नाम लिखना चाहिए तथा उस प्रलेख पर उनके हस्ताक्षर कराने चाहिए। तीसरा इसका चरण है इस अधिनियम की अपेक्षाओं के पालन संबंधी कथन या विवरण प्राप्त करना। अर्थात 2000 सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 की अपेक्षाओं के पालन संबंधी कथन या विवरण प्राप्त करना। इसके अंतर्गत क्या है? तत्पश्चात इसे निर्धारित प्रारूप में एक कथन या विवरण प्राप्त करना होता है।
इस कथन विवरण पर यह लिखा होगा कि समामेलन तथा इससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों की अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया है। इसके अंतर्गत क्या है फिर? ऐसा कथन या विवरण किसी निम्नांकित व्यक्तियों से प्राप्त किया जाना चाहिए। वो निम्नांकित व्यक्ति कौन हैं जो इस तरह के कथन देने के लिए अधिकृत हैं? जिनमें है पहला, किसी ऐसे विधि सलाहकार या कंपनी सचिव या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से जो सीमित देयता साझेदारी के निर्माण से जुड़ा हुआ है, उससे लिया जा सकता है ऐसा कथन या विवरण। और दूसरा है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने अपना नाम समामेलन प्रलेख में अविदाता के रूप में लिखवाया है, अर्थात समामेलन प्रलेख पर अविदाता के रूप में हस्ताक्षर किए। कभी कभी कोई व्यक्ति उपर्युक्त कथन या विवरण ऐसा देता है जिसके संबंध में यह जानता है कि वह कथन झूठा है अथवा जिसकी सत्यता पर उसे स्वयं को कोई विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसा कथन या विवरण देने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास की सज़ा और कम से कम 10,000 रुपये का तथा अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अर्थदंड दिया जा सकेगा। ये कथन तीसरा जो बिंदु है इसका समामेलन का, ये बहुत ही दंडात्मक प्रक्रिया का कथन है और ये इस कथन का पालना इसलिए कराई जाती है कि इस अधिनियम के तहत स्थापित की जाने वाले सीमित देयता साझेदारी के 2008 अधिनियम का विधिवत रूप से इसके नियमों एवं उपनियमों की पालना कर ली गई है अथवा भविष्य में पूरी कर दी जाएगी। इस तरह से ये 2 व्यक्तियों से इस तरह के विवरण पत्र प्राप्त करके रजिस्ट्रार के पास जमा कराने होते हैं। अगर इन कथनों को कोई व्यक्ति झूठ की सत्यता को जानते हुए भी देता है और बाद में यह पता चलता है कि ये इन्होंने झूठे कथन या विवरण प्रस्तुत किए हैं, तो उनको दंडात्मक प्रक्रिया के तहत इनको 2 वर्ष तक की कारावास या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अर्थदंड दिया जा सकता है। चौथा चरण है समामेलन प्रलेख तथा विवरण कथन रजिस्ट्रार को फाइल करना। इस प्रक्रिया के बाद वह समामेलन के प्रलेख तथा अधिनियम के प्रावधानों आदि के पालन संबंधी उपर्युक्त कथन विवरण को रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा। इन्हें निर्धारित रीति से उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा जिस राज्य में उस सीमित देयता साझेदारी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाना है। उसके बाद में 5वां चरण है रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन। जब उपर्युक्त वर्णित सभी अपेक्षाओं का पालन कर लिया जाता है तो रजिस्ट्रार समामेलन प्रलेख को अपने पास रख लेगा, सिवाय तब के जबकि उस पर अविदाताओं के हस्ताक्षर नहीं हैं। तत्पश्चात रजिस्ट्रार 14 दिनों के भीतर निम्नलिखित कार्रवाई करेगा। वो निम्नलिखित कार्रवाई क्या है? रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन की कार्रवाई 14 दिन के भीतर करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट जमा कराने के पश्चात तिथि से 14 दिनों के अंदर, और उस 14 दिनों के अंदर में क्या कार्रवाई करेगा? सबसे पहले वो अपने ऑफिस से समामेलन प्रलेख का पंजीयन करेगा। दूसरा, इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगा कि समामेलन प्रलेख में उल्लेखित नाम से सीमित देयता साझेदारी का समामेलन हो गया है। रजिस्ट्रार चाहे तो अधिनियम आदि के प्रावधानों के अपेक्षाओं से के पालन से संबंधित विवरण कथन को स्वीकार कर यह मान सकता है कि उन सभी अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया है। रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित एवं उसकी कार्यालय सील से प्रमाणित होगा। अतः रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन करने की
प्रक्रिया की जाती है 14 दिनों के अंदर। और छठवां प्रक्रिया का चरण है प्रमाण पत्र समामेलन का अकाट्य साक्ष्य। रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र इस बात का अकाट्य साक्ष्य होगा कि उस सीमित देयता साझेदारी का उसमें उल्लिखित नाम से समामेलन हो गया है। और सातवां अंतिम चरण है नाम के साथ शब्द जोड़ना। प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी अपने नाम के साथ सीमित देयता साझेदारी अर्थात लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप अथवा इसका परवर्णी LLP शब्द अंतिम शब्दों अर्थात शब्द के रूप में जोड़ेगी। अपने नाम के साथ यह शब्द अंतिम रूप से जोड़ा जाएगा। अब इसके पंजीयन के क्या प्रभाव हैं होते हैं। सीमित देयता साझेदारी के पंजीयन के निम्नलिखित परिणाम या प्रभाव होंगे। पहला है यह अपने नाम से दूसरों पर वाद प्रस्तुत कर सकेगी तथा दूसरे भी इस पर वाद प्रस्तुत कर सकेंगे। दूसरा है यह अपने नाम से संपत्ति प्राप्त करने, उस पर स्वामित्व रखने, उसे धारित करने, उसका विकास एवं विक्रय कर सकेगी। ऐसी संपत्ति चल या अचल, मूर्त या अमूर्त किसी भी प्रकार की हो सकेगी। यदि वह चाहेगी तो अपने नाम की सार मुद्रा रख सकेगी। और चौथा प्रभाव होगा ये अपने नाम से वे सभी कार्य कर सकेगी या उनसे व्रत रह सकेगी या अति कष्ट उठा सकेगी जिन्हें कोई भी निगम निकाय विधिवत रूप से कर सकता है या विरत रह सकता है। ये समामेलन अर्थात साझेदारी के पंजीयन के प्रभाव होते हैं। अब अगला इसमें बिंदु है सीमित देयता साझेदारी का पंजीकृत कार्यालय। सीमित देयता साझेदारी के पंजीकृत कार्यालय संबंधी कुछ नियम हैं, जिनमें पहला है प्रत्येक सीमित देयता साझेदारी का पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है। दूसरा है संदेशों एवं सूचनाओं का प्रेषण और सुपुर्दगी। किसी भी सीमित देयता साझेदारी को दिए जाने वाले संदेश एवं सूचनाएं उसके पंजीकृत कार्यालय के स्थान पर प्रेषित या सुपुर्द किए जा सकेंगे। वे इसी स्थान पर प्राप्त किए जाएंगे। तीसरा नियम है प्रलेखों की सुपुर्दगी। किसी भी सीमित देयता साझेदारी या साझेदार या मनोनीत साझेदार को निम्नलिखित में से किसी भी रीति से किसी भी प्रलेख की सुपुर्दगी की जा सकेगी। रीति क्या है प्रलेख की सुपुर्दगियों की? डाक में डालने के प्रमाण पत्र के अधीन डाक से भेजकर, रजिस्टर डाक से भेजकर, निर्धारित की गई किसी अन्य रीति से भेजकर। और इसके बाद है पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन क्या कर सकती? कोई भी सीमित देयता साझेदारी अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन कर सकती है, किंतु यह अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन निर्धारित की गई शर्तों के अधीन ही कर सकेगी। अब है दूसरा सीमित देयता साझेदारी का नाम किस तरह से होगी। दूसरा बिंदु है इसमें सीमित देयता साझेदारी के संबंध में नाम से तात्पर्य क्या है? नाम से तात्पर्य यह है यदि वह जीवंत व्यक्ति अथवा एकाकी व्यक्ति है तो उसका प्रथम नाम, मध्य नाम तथा जाति का उल्लेख होगा। और दूसरी बात है इसमें यदि वह निगम निकाय है तो उसका पंजीकृत नाम होगा। नाम के संबंध में कुछ प्रावधान इस तरह से हैं। वांछित नाम नहीं होना चाहिए। अवांछित मतलब है जो कि किसी भी साझेदारी का पंजीयन किसी ऐसे नाम से नहीं किया जा सकेगा जो नाम केंद्रीय सरकार की राय में अवांछनीय है। समान या मिलता जुलता नाम नहीं। किसी भी सीमित देयता साझेदारी का पंजीयन किसी ऐसे नाम से भी नहीं किया जा सकेगा जो केंद्रीय सरकार की राय में
निम्नांकित किसी भी नाम या ट्रेडमार्क के समान या उससे मिलता जुलता हो, जैसे किसी अन्य साझेदारी फर्म से मिलता जुलता नाम, किसी अन्य सीमित देयता साझेदारी से मिलता जुलता नाम, किसी अन्य निगम निकाय से मिलता जुलता नाम, किसी भी अन्य व्यक्ति के ट्रेडमार्क अधिनियम के अधीन पंजीकृत ट्रेडमार्क से या ट्रेडमार्क के पंजीयन के लिए दिए गए आवेदन में उल्लेखित नाम से। इसलिए इस तरह से नाम, किसी भी कंपनी का नाम निम्नानुसार जो हमने इनका वर्णन किया है उसी तरह इसके प्रावधान लागू होंगे। अब नाम के संबंध में एक बात और है, नाम का आरक्षण किया जा सकता है। किसी भी सीमित देयता साझेदारी के लिए नाम के आरक्षण संबंधी भी प्रावधान इस अधिनियम के अधीन दिए गए हैं। पहला है आवेदन। कोई भी व्यक्ति किसी प्रस्तावित सीमित देयता साझेदारी के नाम के आरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित रीति से निर्धारित शुल्क के साथ किया जाना चाहिए। आवेदक को इस आवेदन पत्र में प्रस्तावित सीमित देयता साझेदारी का नाम लिखना चाहिए। दूसरा नियम है रजिस्ट्रार द्वारा संतुष्ट होने पर नाम का आरक्षण। निर्धारित प्रारूप में निर्धारित रीति से शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त हो जाने पर यदि रजिस्ट्रार आवेदन से संतुष्ट हो तो निम्नांकित शर्तें पूरी होने पर वह नाम का आरक्षण कर देगा। निम्नांकित शर्त कौन सी हैं? वह प्रस्तावित नाम केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किए गए नियमों के अनुरूप है। दूसरा, उस नाम का आरक्षण किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आरक्षित किया गया नाम रजिस्ट्रार द्वारा आरक्षण की सूचना देने की तिथि से 3 माह तक आरक्षित रहेगा। नाम परिवर्तन की केंद्रीय सरकार की शक्ति। यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट हो तो निम्नांकित दशाओं में किसी भी सीमित देयता साझेदारी के नाम में परिवर्तन का निर्देश दे सकती है। वो कौन कौन सी दशा हैं? यदि वह नाम केंद्रीय सरकार की राय में वांछनीय है, यदि वह नाम केंद्र सरकार की राय में किसी फर्म या सीमित देयता साझेदारी या निगम निकाय या पंजीकृत ट्रेडमार्क आदि के समान या मिलता जुलता है जिससे लोगों द्वारा गलती करने की संभावना है। केंद्र सरकार के ऐसे निर्देश के प्राप्त करने के 3 माह के भीतर अथवा केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई अवधि में उस सीमित देयता साझेदारी को उस निर्देश का पालन करना होगा। इस तरह से इसकी ये सीमित देयता साझेदारी का पंजीकृत कार्यालय के संबंध में और सीमित देयता साझेदारी के नाम के संबंध में इस अधिनियम के तहत क्या है कि नियम एवं उपनियम बनाए गए हैं, जिनका हमने इसमें ही कंटेंट के माध्यम से अध्ययन किया है। तो आज हमने इसके सीमित देयता साझेदारी के समामेलन से क्या आशय और उस समामेलन की अर्थात पंजीयन की अर्थात रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है और इसके कौन कौन से चरण हैं, और इसके बाद सीमित देयता साझेदारी का पंजीकृत कार्यालय, सीमित देयता साझेदारी के नाम से संबंधित विभिन्न नियमों एवं उपनियमों का अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।